तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो 12 स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 212 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो कल फैमिलीज आ गई थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पाया। और यार कमेंट में क्या क्या लिख देते हो कि मेरी शादी होने वाली है। यार अभी नहीं, अभी टाइम है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग चाओ तब भ्रमण कर रहा होता है, वहाँ पे अपने डिस्पल को चूज कर रहा होता है और तभी वो निकल पड़ता है जीव गॉड किंग के पास। और वो कहता है कि क्या हो अगर जीव गॉड किंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे मौजूद ही ना हो। जिसके बाद हमें एक टावरिंग प्लेस के क्वाइट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीव गॉड किंग अपने ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है जो कि एक बड़े से बर्ड का होता है और उसके पास कई सारे फेदर्स होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल थे, ऐसा कि वो नुकीले किसी को जाकर लग जाए तो वो एक ही झटके में मारे जाए। अब इसकी आंखें आधे बंद थी और हमें बताया जाता है उस गॉड किंग के बारे में कि वो प्राइमेटिव यूनिवर्स में जन्म लिया होता है। जैसे यूनिवर्स मतलब लू फेंग अपने अलग यूनिवर्स में जन्म लिया होता है, वैसे ही कई और भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं। उनमें से एक प्राइमेटिव यूनिवर्स था जिसमें वो जन्म लिए होता है, जिसके बाद वो री इनकारनेशन चैनल के द्वारा पास करते हुए ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आया होता है। और बताया जाता है कि वो एक प्राइमेटिव यूनिवर्स में एक स्पेशल लाइफ फॉर्म्स था, एक फियर्सियस बर्ड जिसे सिर्फ मारना पसंद होता है, उसे दूसरों को खाना ही पसंद था। और बताया जाता है कि जिस समय तक वो प्राइमेटिव यूनिवर्स में रहा वहाँ के लोगों के लिए वो किसी रात के सपने, भयानक सपने जैसा था। वो एक एक करके हर एक ट्राइब को डिस्ट्रॉय करता गया। अब देखो इस बंदे के पास जो काबिलियत होती है, जो इसकी नेचर होती है, वो सेम टू सेम गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ही जैसे होती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी डिवॉर करना पसंद होता है और इस बंदे को भी, जो कि एक बर्ड था, उसे भी डिवॉर करना पसंद होता है। और बताया जाता है कि इसी कारण वो अपने सराउंडिंग टेरिटरी में काफी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस का जाना जाता था। और बताया जाता है कि इस प्राइमेटिव यूनिवर्स के हर एक लिविंग बीइंग्स को उसने डिवॉर कर लिया था और बाद में वो ब्रेक थ्रू करके री इनकारनेशन चैनल को पास करते हुए इस जगह पे आया होता है। और इस जगह पे आने के बाद बताया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है, जहां पर वो धीरे धीरे करके यहाँ के अपने होम टाउन के आसपास के लोगों पे अपना राज बनाने लगा था और वो सबको खाने लगा था। लेकिन अभी के फिलहाल ओरिजिन कॉन्टिनेंट में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। कहा जाए तो वो अभी गॉड किंग के सिर्फ फर्स्ट लेवल पे होता है और इसी कारण वो यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं दिखा पा रहा होता और कहता है कि आखिरकार मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पे सबको मारकर नहीं खा पा रहा हूँ। और यहाँ पे बताया जाता है कि गॉड किंग जीव बॉर्न ही हुआ था डिवॉर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए वो अपने पेट को खाली छोड़ रहा होता है, अपने टेरिटरी के लोगों को ही मारकर पेट भर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ आने के बाद उसने अपनी ब्लड लाइन को भी स्टार्ट किया होता है, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड से ओरिजिन कॉन्टिनेंट में बच्चों को भी पैदा किया होता है और ये बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये भी दूसरों को डिवॉर करना ही पसंद किया करते हैं। और अब फिर हमें गॉड किंग जीव को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों को पूरी तरीके से खोलता है और कहता है कि जब मैं यहाँ का ट्रूली इनविंसिबल बन जाऊंगा तो ये मेरा हंटिंग ग्राउंड होगा और यहाँ पे सब लोग मेरे अंदर रहा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वही बातें बड़ी बड़ी कर ही रहा होता कि तभी एक इनविजिबल अटैक आता है जो कि सीधे आके उसको लगती है और वो खत्म, मारा जाता है। मतलब वो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था, एकदम से एक अटैक आता है, उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है और दिखाया जाता है बचता है तो सिर्फ वेपन, सीक्रेट ट्रेजर्स और बाकी के जो चीज़ जो उसके पास मौजूद थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस पर किसी और ने नहीं, लू फेंग ने ही अटैक किया होता है। लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही कमज़ोर हैं। अब लू फेंग ने अपने ग्रेट एक्सटेंशन स्टाइल को यूज़ किया होता है जो कि अभी उसने हाल फिलहाल में ही बनाया होता है। उस ग्रेट एक्सटेंशन स्टाइल को उसने ग्रेट वे ऑफ लाइट एंड डेथ के 6 ब्रांचेस को फ्यूज करके बनाया होता है जिससे वो किसी को भी आराम से मार सकता है। ऑफ कोर्स जीव गॉड किंग के कोई भी क्लोन्स नहीं होते हैं, उसके पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपने आप को रिजर्वेक्ट कर सके। मतलब वहाँ पे लू फेंग टाइम देगा तो ना, क्योंकि रिजर्वेक्शन को भी यूज़ करने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है। जबकि वो बहुत जल्दी मारा गया तो वो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो गया। और वहाँ पे लू फेंग कहता है कि तुम पहले वैसे गॉड किंग हो जो कि मेरे ग्रेट एक्सटेंशन स्टाइल से मरे हो। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था क्योंकि इसने इसको बनाने में 30 सेंचुरी से ज़्यादा लगा दी होती है। अब ये वही वाली होती है टेक्निक जिसको कि उसने उस ड्रीम से बनाई होती है, जिसके बाद लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने पावर
पावर डिस्ट्रॉय को यूज करता है और वहां पे जीव गॉड किंग के 7 चिल्ड्रंस होते हैं, उन सबको मार देता है। अब 7 में से एक को नहीं मारता क्योंकि उसकी एक डॉटर होती है जो कि लोगों को खाना पसंद नहीं करती है, इसलिए लू फेंग उसे छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पे उन सब ने बहुत लोगों को मार डाला होता है। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही गॉड किंग जीव मारा जाता है, जिसने भी उसने ऑरिजिन यूनिवर्स को कंट्रोल कर रखा था वो सभी आजाद होने लगते हैं। यहाँ पे बाकी सारे ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे सब चीज कोलैप्स होने लगता है। अब देखो लू फेंग अगर यहाँ पे मारा जाए तो लू फेंग के जो अंदर यूनिवर्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब वहाँ पे लू फेंग की फैमिली, लू फेंग की पूरी ह्यूमन की जनजाति वो सभी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, हमारा होली लैंड कोलैप्स कैसे हो सकता है, क्या एंसेस्टर मारे गए हैं, ये इम्पॉसिबल है, आखिर कौन है जिसने हमारे एंसेस्टर को मार डाला है। अब यहाँ पे गॉड किंग जीव के कई सारे डिसेंडेंट्स भी होते हैं जो कि स्मॉल यूनिवर्सेस में रहा करते हुए काफी जहाँ डर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे बंदे होते हैं जो कि खुश तो होते हैं और कई सारे बंदे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे होते हैं कि उनके गॉड किंग मार जा चुके हैं। अब खुश होने वाले बंदे वही होते हैं जिनको भी उनको मारकर खाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। अब इसके बाद हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि गॉड किंग जीव के मौत के कारण कई सारे पावरफुल फोर्सेस का अटेंशन तो आया, लेकिन वो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इतना ध्यान देते नहीं क्योंकि ऑर्डिनरी गॉड किंग जो कि फर्स्ट लेवल का होता है वो बहुत ही वीक होता है और अक्सर मारे जाते हैं। उनके पास री इनकारनेट करने का टाइम होता है तो उन्हें लग रहा होता है कि गॉड किंग जीव री इनकारनेट कर गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि लू फेंग ने तो उसको मौका भी नहीं दिया है। उसको ये पता लगने से पहले कि वो मरने वाला है उससे पहले ही उसको मार दिया होता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉड किंग जीव के बारे में कि यहाँ पे वो कैसे कैसे किया होता है। अब इसी के साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसने कि आन फेंग्यू के बारे में भूल गया, तो ये पिछले एपिसोड में वही था जिसको कि लू फेंग अपना डिस्पल बनाना चाहता था, उसे ह्यूआंग सिटी में वापस भेज देता है, जिसके बाद वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ वो टियांजी आइस फील्ड के भी और भी डीपर हिस्से में जाने लगता है, जहाँ पे जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है। लू फेंग आगे बढ़ता जा रहा होता है, काउंटलेस जगह पे जाता है और वहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान जगह से भी गुजर कर जा रहा होता है और इसी के साथ वो एक और जगह पे आ जाता है जो होता है फायर एंसेस्टर रेलम, जहाँ पे फायर एंसेस्टर रेलम के लोग रहा करते हैं और इस सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा गर्म है जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये एरिया टियांजी आइसफील्ड से 1/10 साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहा करते हैं और बताया जाता है कि इन सब में एक डिवाइन किंग रहा करता है जो कि सेकेंड लेवल का एम्पर है और साथ में 5 आइडियल प्रैक्टिशनर भी रहा करते हैं और इन सब में क्वीन ऑफ फेंगरू और फायर एंसेस्टर दोनों ट्रांसेंडेंट बेइंग हैं, मतलब ये दोनों बंदे लड़ाई झगड़े से उतना वास्ता नहीं रखते, ये दूर रहा करते, इन्हें शांति चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और हमें बताया जाता है फायर एंसेस्टर के बारे में जो कि टियांजी आइसफील्ड के एक रिमोट एरिया में रहते थे, जो कि ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस के साथ कभी भी ज्वाइन नहीं किए होते हैं। इनके पास बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं, पावरफुल एनिमी स्ट्रेंथ है, मतलब पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन ये युद्ध नहीं किया करते थे। और यहाँ पे लू फेंग को इनकी बारे में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे उसने जहाँ भी देखा है सब लोग एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं, इसी कारण काउंटलेस क्रिएचर्स फायर एंसेस्टर को एडमायर भी करते हैं। लू फेंग फायर एंसेस्टर को दूर से ही देख लेता है जो कि वहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है, यहाँ पे उसे अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो वहाँ डिस्टर्ब नहीं करता, वहाँ से निकल पाता है। अब हमें फायर एंसेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जान जाते हैं कि लू है यहाँ पे आया हुआ है और वो कहता है कि लगता है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में एक और पावरफुल एग्जिस्टेंस आने वाला है। अब यहाँ पे जब तक लू फेंग फायर एंसेस्टर रेलम में कदम रखेगा तो उसे आराम से पता चल जाए कि यहाँ पे कोई एंटर लिया हुआ है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके फिर से अपने ध्यान मगन में चले जाते हैं। अब बताया जाता है लू फेंग के बारे में जो कि ईस्ट एक्सट्रीम रीजन से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के वो और भी रिमोट और डिसोलेट प्लेस में जाने लगता है। देखो यहाँ पर चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक में आपकी ये बोरियत खत्म हो जाने वाली है और नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है थोड़ा सा और भी एक्साइटेड हो जाए। अब दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता जाता है, जहाँ पे वो उस इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे ईस्ट
एक्सट्रीम रीजन्स होता है जहाँ पे क्वीन ऑफ फेंगडू रहा करती थी, वहाँ का भी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही हर एक चीज़ नॉर्मलाइज होता है। और यहाँ का इलाका समझ लो हमारे ज़माने के पास्ट लाइफ जैसा होता है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, यहाँ पे हम उतने भी पावरफुल वेपन्स का नहीं बल्कि स्टिक्स का यूज़ करके फाइट किया करते थे। ऑर्डिनरी फेर पूरिया पट्टा ये सब फल ये सब खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। ऐसे अपने वर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इन्हें फाइट करना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि अंदर के मन को शांत रखना जानते हैं, दिखावे की दुनिया से दूर रहा करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है लू फेंग इसकी भी तारीफ करता है। अब यहाँ पे आगे लू फेंग बढ़ने लगता है और वो फिर से एक और अलग ही यूनिवर्स केओटिक एयर फ्लो के पास चला जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि फाइनली वो अपने आप को वहाँ पे रोकता है और कहता है कि यहाँ पे कई सारे एंशिएंट गॉड्स है जिसने अपने नॉर्निसमेंट मतलब बहुत सारे बंदों को मार के अपने कल्टीवेशन में यूज़ किया है, लेकिन ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि अच्छे रास्ते को चूज़ करते हैं। उनके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। अब देखो ये वाला सीन आपको याद होगा तो ये उसी वक्त का है जब लू फेंग असल में सेक्टर लॉर्ड का बनना था, जहाँ पे वो अनडाइंग नहीं बन पा रहा था। तो उसने 1 लाख साल तक भ्रमण किया होता है पूरे के पूरे यूनिवर्स को, जिसके बाद ही वो ब्रेक थ्रू को अचीव कर पाया होता है। और यहाँ पर भी लू फेंग सेम टू सेम वही प्रोसेस को दोहरा रहा होता है। वो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को घूम रहा होता है ताकि वो यहाँ के हर एक चीज़ को हर एक एस्पेक्ट को समझने लग जाए। और ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने विल पावर को ब्रेक थ्रू करा सके, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप समझोगे, जितना ज़्यादा आप दुनिया के बारे में जानोगे, उतना ज़्यादा आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी, आपकी माइंड उतनी ही ज़्यादा काम करने लगेगी। और लू फेंग हर एक चीज़ को कैलकुलेट करता है, उसके मन में हर एक यादें आने लगती है कि कैसे क्या कौन क्या कैसे क्यों कब कैसे क्या, मतलब यही सब ख्याल आने लगते हैं कि कैसे कैसे वो सब करते हैं। और दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी यादों में फिर से खो जाता है। यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें बताई जाती है जो कि पहेलियों की तरह होती हैं। वो अपने इमोशंस में बह चुका होता है, उसे हेवंस एंड अर्थ की ऑपरेशन दिखने लगती है, लॉ ऑफ जंगल, इमोशन, ऑर्डर, डिस्ट्रक्शन एंड क्लिनसिंग, आशाएं, हर एक चीज़ दिखने लगती हैं। जहाँ पे लू फेंग अपने आप के पावर को और भी बढ़ा रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग ब्रेक थ्रू करने वाला होता है और कहता है कि मेरे अपने अलग रास्ते हैं, मैं अपने अलग ही दुनियाओं को बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आखिरकार ये दुनिया काम कैसे चलेगी ताकि यहाँ पे हर जगह शांति रह सके। और यही मेरी कल्टीवेशन है। और यहाँ पे लू फेंग अपनी कल्टीवेशन के बारे में सोचने लगता है, वो उसे सरपास करने के बारे में सोचने लगता है। लू फेंग का माइंड इसी वक्त ट्रांसफॉर्म होना भी शुरू कर देता है। और लू फेंग कहता है कि मुझे 200 साल सेंचुरी लग चुके हैं गॉड किंग बने हुए, मेरे पास स्ट्रॉन्ग सोल फाउंडेशन है, ड्रीम रियलम की कल्टीवेशन है, स्पेस कल्टीवेशन है, 5 कलर ट्रेजर, इन्फिनाइट मेडिसिन है, स्किल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बाकी और ट्रेजर्स है, और ड्रीम मेमोरी क्रिएशन है, मास एक्सटेंशन स्टाइल है, 7 इमोशंस रिफाइनिंग हार्ट है। ये सभी चीज़ें मुझे इन सारे सफ़र में मिली है। लू फेंग उन सारे को स्लोली ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसको क्वांटिटिव क्वालिटेटिव हर एक चीज़ को समझने लगता है। लू फेंग की सोल को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक स्पिरिचुअल ह्यूमन फिगर में तब्दील कर देता है। मतलब यहाँ पे लू फेंग ने अपने स्पिरिचुअल पावर को एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया होता है। अब लू फेंग के जैसा ही दिख रहा होता है। लू फेंग अपनी इस क्लियर फिगर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसमें से जो पावर निकल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। लू फेंग ये देखकर बता रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल बॉडी उसने बनाई है उसकी पावर उसके फिजिकल बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये समझ लो कि आगे आने वाले फाइट में लू फेंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी का भी यूज़ कर सकता है दूसरों को मारने में, जो कि अभी लू फेंग की फिजिकल बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कही जा रही है। और यहाँ पे लू फेंग इसी सब के बारे में सोचने लगता है और हमें बताया जाता है कि गॉड किंग लेवल विल इसको सरपास कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और लू फेंग अभी इसी को कोशिश कर रहा होता है। कई सारे बंदे इसी के बॉटलनेक पर ट्रैप होकर रह चुके हैं और कुछ ही ऐसे बंदे थे जो कि इसको सरपास कर पाए थे। और यहाँ पर लू फेंग ने अपनी विल पावर को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक ह्यूमनाइड फॉर्म दे दिया होता है, जो कि बता रहा होता है, ये संकेत दे रहा होता है कि लू फेंग ने अभी इसी वक्त अपने जो गॉड किंग लेवल विल पावर को होता है उसको सरपास करके अगले लेवल पे ले गया है। कौन सा लेवल है वो अभी नहीं बताया गया है, जिसको कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बता दूं कि लू फेंग ने अभी गॉड किंग विल पावर के अल्टीमेट रियलम को ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल में ले गया होता है। लू फेंग उन सब में आ चुका होता है जहाँ पे कई सारे बहुत ही रेयरली बंदों ने अपनी विल पावर को इस लेवल तक ले आया होता है। और इसी के साथ हमारी
ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो देखो एपिसोड छोटी थी इसलिए वीडियो भी छोटी बनी। अब यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ रेनेगार्ड इमॉर्टल और फिर से शाम को आएंगी 12 स्टार की नॉवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।